हेलो स्टूडेंट्स। देखो, अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है फाउंडेशन रिवीजन वीडियो में चैप्टर 3 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा। मूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है तो उसके लिए सोगा बना हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है तो उसके लिए टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है। तो इस एक्ट में हम बात केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल गुड्स कह दो परचेज सेल करने की करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है, ओरिजिनल प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट्स है। आजकल सारे एक्ट होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल है। सोगा किससे डील करेगा? ओनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इन बाकी सारी चीजों से नहीं। बेलमेंट प्लेज ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बार्टर गुड्स के बदले में गुड्स, हमें गुड्स के बदले में प्राइस चाहिए। हायर परचेज हो गया, इसमें हायर परचेज एक्ट अलग से बना हुआ है। रिमूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हें बता चुका हूं। सोगा में 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली आईसीआई बैलेंसिंग पेपर देती है, ऑल 4 यूनिट्स में से कुछ ना कुछ आता है नॉर्मली। कभी कभार वो स्किप करती है तो यूनिट 1 कर जाती है, ठीक है। यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो ये तुम्हारा बेस है। मैं जब तुम्हें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताऊंगा उनको ध्यान रखना, पूरे सोगा में काम आएंगे। सेक्शन 4(1) में डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। डेफिनेशन क्या कहती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू अनदर फॉर अ प्राइस। मतलब वन पर्सन कौन है? सेलर। अनदर पर्सन कौन है? बायर। सेलर बायर को गुड्स की प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप प्राइस के बदले में क्या कर रहा है? या तो ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीज टू ट्रांसफर। अगर सेलर से बायर को गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गई तो उस फॉर्मेट को हम बोलेंगे सेल। और अगर वो इमीडिएटली नहीं, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी तो उस फॉर्मेट का नाम क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल में सेलर टू बायर ओनरशिप इमीडिएट पास ऑन हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे या कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पे। तो एक बेसिक तो ये है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। दूसरा बेसिक, रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी। जिसके पास गुड्स की ओनरशिप होगी गुड्स उसी की रिस्क पे माने जाएंगे। तो सेल में ओनरशिप किसको पास ऑन हो गई है? बायर को। तो अब गुड्स की रिस्क किसकी है? बायर की। और एग्रीमेंट टू सेल में अभी वो ओनरशिप पास ऑन होना बाकी है, तो गुड्स अभी भी किसकी रिस्क पर है? सेलर की। मतलब एग्रीमेंट टू सेल की स्टेज में अभी तक ओनरशिप पास ऑन नहीं हुई है, तो बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। तो 2 पार्टीज है, सेलर और बायर। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 तरीके की है। जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब पोजीशन। हम सोगा में 90% बात किसकी करेंगे? जनरल प्रॉपर्टी की, ओनरशिप। पोजीशन तो एक्सेप्शनली आएगा। तुम्हें दोनों में डिफरेंस बताओ। तुम रेंट पे गुड्स लाए, तुम्हारे पास क्या है? पोजीशन, पर ओनरशिप तो जिसके गुड्स थे उसी की रहेगी। तो जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी दो अलग थिंग भी हो सकती है और दोनों एक ही पर्सन में हो सकती है। तुमने गुड्स खरीद लिए तो ओनरशिप भी तुम्हारी है, पोजीशन भी तुम्हारा है। गुड्स किसको सेल करना है सोगा में? गुड्स को। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? गुड्स। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम जिसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में क्या ले सकते हो तुम? एक्शन, जैसे डेब्ट, उसको असाइन कर सकते हैं पर उसको सेल कहते नहीं किया जा सकता। और मनी को बेचोगे तो फिर मनी मिलेगी। इंक्लूड किसको कर रहे हैं? शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, हार्वेस्टेड क्रॉप, ग्रास, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड टू बी सीवेड बिफोर सेल। देखो, ट्रीज है, ग्रास है, हार्वेस्टेड क्रॉप है, इनको तुम डायरेक्टली तो बेच नहीं सकते, पर जब इनको जमीन से अलग कर दे तब तो बेचा जा सकता है। तो तुम पहले इनके लिए एग्रीमेंट टू सेल बना लो, फिर जब जमीन से अलग कर दो, जो भी काउंटिंग और करनी है बायर को इन्फॉर्म कर दो, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं गुड्स के। गुडविल मतलब तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट्स जितनी भी है,
जुबली कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास कई सारे एंटीक कहते हैं, इसमें कॉइन्स का कलेक्शन है, इंडिया के भी और फॉरेन के भी है। तो जब मैं इंडिया के कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ तो पहले तो मेरे पास मेरे दादाजी से आगे थे, कजिन दादा थे, दादाजी के बड़े भाई, उनसे। फिर मैं कहते हैं इसमें जैसे इंडिया बहुत घूमता रहता हूँ तो मुझे जो मंदिर और उन प्लेसेस पे भी जाना पसंद है। मंदिर जो बड़े हैं उनके बाहर तुम देखा करो, तुम्हारे को ये एंटिक कॉइन और वाले मिल जाएंगे। तो अभी मेरे पास कलेक्शन में एक 5 रुपीज का कॉइन कहते हैं इंदिरा गांधी का मिसिंग था। तो मैंने कहते हैं इसमें क्या किया, वहां देखा मुझे मिल गया, तो मैंने 5 रुपए वाला कॉइन 100 रुपए में खरीदा। तो ओल्ड कॉइन अभी राइट नाउ क्या नहीं है, सर्कुलेशन में कहते हैं इसमें नहीं है, तो उसके उतने पैसे थोड़े ना होंगे, ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, स्टीम, ये सब है, डिग्री ऑफ कोड, बैंक फिक्स डिपॉजिट, रिसिप्ट। सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, तुम्हें मेन डिफरेंस तो मैं बता चुका हूँ। ओनरशिप सेल में इमीडिएटली सेलर टू बायर पास ऑन हो जाएगी, उसमें फ्यूचर डेट पे पास ऑन होगी कुछ कंडीशन फुलफिल होने पे। रिस्क ऑफ गुड्स, ओनरशिप बायर की है तो बायर की रिस्क है, उसमें ओनरशिप अभी सेलर के पास है तो सेलर की रिस्क है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल में सेलर टू बायर ओनरशिप पास ऑन हो चुकी है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एन अनकंडीशनल है। सेल हमेशा अनकंडीशनल है, कंडीशन किसमें है, एग्रीमेंट टू सेल में। पर अभी एग्रीमेंट टू सेल में काम होना बाकी है तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो उसको रिसाइन कर सकते हैं। नेचर ऑफ राइट, सेल में सेलर टू बायर ओनरशिप कहते हैं इसमें पास ऑन हुई, तो अब बायर का जो गुड्स पे राइट है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में, जस्ट इन रैम। एग्रीमेंट टू सेल में भी ओनरशिप पास ऑन होना बाकी है, तो सेलर बायर को जानता, बायर सेलर को, तो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में राइट नहीं है, जस्ट इन पर्सोनल। राइट टू रीसेल गुड्स, सेल में ओनरशिप बायर को पास ऑन हो चुकी है, तो अब सेलर गुड्स कैसे बेचेगा, तो बायर गुड्स आगे सब्सिक्वेंटली सेल करेगा, सेलर तो रीसेल नहीं कर सकता। पर एग्रीमेंट टू सेल में भी ओनरशिप सेलर के पास ही है, अब फर्स्ट बायर पेमेंट नहीं करा तो सेलर बेच भी सकता है। इफेक्ट ऑफ ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, मतलब बायर को ओनरशिप मिल गई, गुड्स मिल गई, पर बायर प्राइस नहीं दे रहा, तो सेलर में शू बायर फॉर प्राइस। एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक बायर को गुड्स ही नहीं मिले, तो सेलर बायर के अगेंस्ट में शूट तो फाइल नहीं कर सकता। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी रहा है तो सेलर फर्स्ट बायर को जो प्राइस पे गुड्स बेच रहा था, मान लो सेकंड बायर से उतनी प्राइस नहीं मिली, नुकसान हो गया, तो सेलर बायर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देखो ये पॉइंट एक बार रीड करो, एक लॉजिक बता रहा हूं, जिसके पास गुड्स की ओनरशिप होगी गुड्स उसे मिलेंगे। सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेल में ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास, तो गुड्स बायर के, तो सेलर का ऑफिशियल रिसीवर या साइन बायर से गुड्स नहीं मांग सकता। पर एग्रीमेंट टू सेल में अगर उसके पास है ऑफिशियल रिसीवर के पास, तो देने से मना कर देगा, सेम इसमें लगा दो। प्राइस, मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, जब सेलर गुड्स बेचेगा तो बदले में उसको क्या मिलती है, प्राइस कहते हैं इसमें मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा, जब वो फ्यूचर डेट आ जाएगी या वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सबसे पहला गुड्स कौन सा है, एग्जिस्टिंग गुड्स, नाम में आंसर है, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट साथ में विच इज ओन्ड एंड पजेस्ड बाय सेलर। फ्यूचर गुड्स, to be manufactured, produced or acquired after making of agreement to sell but before sale। फ्यूचर गुड्स अभी बना ही नहीं है, तो इसके लिए केवल क्या पॉसिबल है, एग्रीमेंट टू सेल। कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स एग्जिस्टेंस में, पर सेलर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी कंटिंजेंसी या अनसर्टेन इवेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ये तो एग्जिस्टेंस में नहीं था। और कंटिंजेंट गुड्स के लिए भी क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल। टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स 3 है, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। जिस गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर ही आइडेंटिफाई कर लिया वो कौन सा गुड्स है, स्पेसिफिक। जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आइडेंटिफाई किया वो कौन सा है, असर्टेन। और जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया वो है अनअसर्टेन। और अनअसर्टेन गुड्स के लिए केवल एग्रीमेंट टू सेल होगा।
जैसे मान लो सेलर ने बायर को गुड्स बताया, सर 5 मेरे पास आईफोन है। बायर ने कहा कि सर ये वाला मॉडल इस कलर का मेरे लिए रख दो, और वैसा एक ही गुड्स था। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे गुड्स आइडेंटिफाई हो गया। तो ये कौन सा गुड्स है? स्पेसिफिक। सेलर के पास 100 आईफोन्स है, बहुत सारे कलर में, बहुत सारी वेराइटीज में। बायर ने कहा मुझे एक आईफोन खरीदना है। अब 100 में से एक गुड्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, तो ये कौन सा गुड्स है? अनसर्टेन। फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बायर सेलर की शॉप पे गया, अपना आईफोन सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या हो गया? असर्टेन। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी क्या है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज नॉन एज डिलीवरी। वॉलंटरी, कोई फोर्स नहीं है। तो सबसे पहला है एक्चुअल डिलीवरी बाय गिविंग फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स। दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी, तुमने कोई थिंग दी है एज प्रूफ और सिंबल ऑफ डिलीवरी, जैसे कीज ऑफ गोडाउन, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, समथिंग ये, तो वो कौन सी है? सिंबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स किसी और के पास है, मतलब सेलर के पास नहीं, किसी और के पास है। सेलर ने उस थर्ड पर्सन की एक्नॉलेजमेंट करवा दी बायर से। थर्ड पर्सन बायर को बोलता है ठीक है सर, पहले तो मैं गुड सेलर के लिए होल्ड कर रहा था, अब आपके लिए होल्ड कर रहा हूं। तो ये कौन सी डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव, इंप्लाइड डिलीवरी। मान लेते हैं डिलीवरी हो गई। मतलब सिंबॉलिक में क्या है? गुड सेलर के पास नहीं है, कहीं गोडाउन में पड़ा है, ठीक है, या मान लो कहते हैं इसमें घर पर तुम्हारी कार खड़ी है, चाबी तुम्हारी जेब में थी, तुमने चाबी दे दी, तो सिंबल है। मर्केंटाइल एजेंट, जो एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, कंसाइन कर सकता है, गुड्स की सिक्योरिटी पे लोन ले सकता है, वो मर्केंटाइल एजेंट है। ऑक्शनियर, ब्रोकर, फैक्टर इसके एग्जांपल हो गए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, कंपेयर किससे करना है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, जो डॉक्यूमेंट अपने आप में गुड्स का टाइटल प्रूव कर दे, मतलब जिसके पास है शो हो जाएगा कि उसका गुड्स पे कंट्रोल है, वो गुड्स को ले भी सकता है। वो गुड्स की डिलीवरी, मेयर एंडोर्समेंट, मतलब जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो गुड्स को क्या कर सकता है? मेयर डिलीवरी एंडोर्समेंट से ट्रांसफर कर सकता है। तो जिस डॉक्यूमेंट को तुम कहते हैं इसमें एंडोर्समेंट या मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको दिखाने से गुड्स मिल जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। ये बिल ऑफ लेडिंग लिखना है, समझना, लोडिंग, ये सब इसके एग्जांपल है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, जो किसी और के टाइटल को शो कर रहा है। टाइटल मतलब राइट या ओनरशिप कह दो तो, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, जिस शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है वो उसका ओनरशिप शो कर रहा है। क्या शेयर सर्टिफिकेट को मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड में वो नाम चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, फोटोकॉपी आ गई तो शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, पर फॉर्मा इनवॉइस, मेड्स रिसिप्ट, ये सब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स है। इंसॉल्वेंट, जो पर्सन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेब्ट्स क्लियर करना बंद कर देता है, या जब वो ड्यू होंगे वो क्लियर कर नहीं पाएगा, वो इंसॉल्वेंट है। हायर परचेज, गुड्स को दिया कौन से बेसिस पे जाता है? हायर बेसिस पे, लेकिन सामने वाले को चॉइस देते हैं, भाई तेरा मूड है तो तू परचेज भी कर सकता है। उसने कहा ठीक है सर, तो जैसे उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, वो हायर परचेजर या हायर है, सामने वाला पार्टी हायर वेंडर है, ठीक है। अब कहते हैं इसमें हायर परचेजर को ओनरशिप का पास ऑन होगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तब तक ओनर कौन है? हायर वेंडर ही, गुड्स इसी की रिस्क पर है, ठीक है। ऑप्शन टू हायर परचेजर, मान लो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हायर परचेजर का मन भर गया गुड्स से, तो गुड्स को वापस लौटा देगा, इंस्टॉलमेंट पे करने क्या कर देगा? बंद। अगर मान लो हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले इंसॉल्वेंट हो गया, तो हायर वेंडर अपना गुड्स वापस ले जाएगा। मतलब हायर परचेज में हायर वेंडर की कोई रिस्क नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेल में इमीडिएटली हो जाती है, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने पे होती है। पोजीशन ऑफ पार्टी, सेल में बायर ओनर है, हायर परचेजर बेली है क्योंकि अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर नहीं कर सकता क्योंकि सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, हायर परचेजर जब चाहे गुड्स रिटर्न करके कर सकता है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर और हायरर, यहां तो सेलर उठाएगा नुकसान,
मान लो सेलर ने क्रेडिट सेल की, बायर गुड्स खा गया, पेमेंट से पहले इंस्टॉलमेंट हो गया, यहाँ हायर वेंडर नुकसान नहीं उठाएगा, वो अपने गुड्स वापस ले आएगा। राइट टू रीसेल गुड्स या ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू थर्ड पार्टी, बायर ओनर है, जिसको आगे बेचेगा वो भी ओनर बन जाएगा, तो बायर कैन ट्रांसफर। हायर परचेजर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं चुका है वो ओनर नहीं है, तो वो आगे किसी को कहते हैं इसे पास ऑन भी कर दे तो वो ओनर नहीं बनेगा। सेल वर्सेस बेलमेंट, देखो बेलमेंट के अंदर गुड्स स्पेसिफिक पर्पज के लिए किसी दूसरे पर्सन को दिए जाते हैं, तो देने वाला पार्टी बेलर और जिसको मिले वो बेली है। बेलमेंट में केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। और बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, ग्रेजुअस और नॉन ग्रेजुअस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, देखो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर होता है, वो बाय का हो चाहे सेल का हो, फिर सामने वाला पार्टी उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेलर का काम क्या है, बायर को गुड्स देना, बायर का काम क्या है, सेलर को प्राइस पे करना। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस इमीडिएट हो सकती है, फ्यूचर डेट पर हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और गुड्स नो लॉन्गर रिमेन एज पर डिस्क्रिप्शन गिवन बाय सेलर, मतलब सेलर ने बायर को गुड्स के बारे में जैसा बताया, गुड्स वैसे नहीं रहे, या गुड्स कहते हैं इसमें खत्म नहीं होंगे। अगर ये काम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने से पहले हुआ तो देखो गुड्स स्पेसिफिक है, सेलर को नहीं पता, इसमें विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। आफ्टर मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, तो गुड्स स्पेसिफिक है। अब सेलर और बायर दोनों को नहीं पता, इसमें केवल सेलर को नहीं पता था, इसमें दोनों पार्टीज को नहीं पता, और गुड्स खराब हो गए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर अवॉइड करवाया जा सकता है। ये शुरुआत से ही कहते हैं खराब थे गुड्स, वो बाद में जाके हुए, तो यहां कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वहां कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवा दो। असर्टेनमेंट और डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, देखो प्राइस मॉनेटरी कंसीडरेशन है जो गुड्स को सेल करने के बदले में मिलता है, ठीक है। तो प्राइस कैसे कैसे डिसाइड हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में जो फिक्स है वो दे दो, कॉन्ट्रैक्ट में तरीका फिक्स है, मान लो वैल्यूएबल प्राइस डिटरमाइन करेगा, या सिमिलर कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज, किसी भी तरीके से दे दो। अब अगर इन तरीकों से कहते हैं इसमें प्राइस नहीं डिसाइड हुई और कुछ गुड्स डिलीवर हो गए या कॉन्ट्रैक्ट को बचाना है, तो रीजनेबल प्राइस पे करके कॉन्ट्रैक्ट को बचाया जा सकता है। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, सेलर और बायर में डिसाइड हुआ, प्राइस थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा। थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड कर दी तो बायर वो प्राइस पे कर देगा, थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया, अब प्राइस ही डिसाइड नहीं हुई तो सेल कैसे होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड करने से मना किया सेलर या बायर के कहने पर, तो जिसने मना करवाया वो अपोजिट पार्टी को कंपनसेशन देगा, और कुछ गुड्स डिलीवर्ड हो गए तो उसकी रीजनेबल प्राइस पे कर दो, तुम्हारी यूनिट 1 खत्म। यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटी, जब भी सेलर और बायर आपस में मिलते हैं उनके बीच में नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक्सचेंज होते हैं, सबका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जैसे बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, सेलर ने गुड्स की क्वालिटी और बताई, प्राइस बताई, समथिंग, ये क्या कहलाते हैं, स्टिपुलेशन। अब ये स्टिपुलेशन कंडीशन के नाम पर भी हो सकते हैं और वारंटी के नाम पर भी हो सकते हैं। कंडीशन वो स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए एसेंशियल है, अगर ये ब्रीच हुई तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, रिसाइन, रेपुडिएट, कैंसिल एक ही बात है। वारंटी वो स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए ओनली कोलेट्रल है, और वारंटी ब्रीच भी होगी तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकता, केवल किसकी डिमांड कर सकता है, डैमेजेज की। तो मतलब जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना वो कंडीशन है, जैसे सेलर ने बायर को कहते हैं गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, गुड्स का सैंपल दिखाया, बायर ने उस बेसिस पे गुड्स को फाइनल किया, या बायर ने कह दिया सर मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, सेलर ने कहा हाँ सर ये गुड्स उस पर्पस को जस्टिफाई करेगा, ये सब कंडीशन है। अगर ये ब्रीच हो गई तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपुडिएट या रिसाइन कर सकता है। अब वारंटी कौन सा स्टिपुलेशन है, कोलेक्टर, ये आफ्टर सेल सर्विसेज टाइप है, मतलब वारंटी ब्रीच हो भी गई तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ये दोनों में डिफरेंस भी आगे हुए, सेम 2 पॉइंट। कंडीशन आते हैं एसेंशियल स्टिपुलेशन, वारंटी, कोलेटरल स्टिपुलेशन। अब बड़ा राइट क्या है, कंडीशन,
क्योंकि बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी करा सकता है और डैमेजेस भी मांग सकता है। तो कंडीशन वारंटी के स्टेटस पे आ सकती है, पर वारंटी कंडीशन की नहीं। कंडीशन वारंटी दोनों ही बायर के फायदे के लिए बनी है, तो ये सब बायर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छपा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना। नंबर 1, जब बायर खुद इलेक्ट करे, ब्रीच ऑफ कहते हैं इसमें कंडीशन को एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर रीजनेबल टाइम में कोई एक्शन ना ले, तो बायर का कंडक्ट शो कर रहा है उसने कंडीशन पे मिलने वाले राइट वेव कर दिए, तो बाद में केवल डैमेजेस मांगेगा। या नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने पूरा गुड्स या उसका कोई पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मिक्स गुड्स है, अब मिक्स को अलग कैसे करो, बायर ने गुड्स कुछ रख लिए तो अब बाकी भी लेगा, डैमेजेस मांग ले। या फिर कंडीशन की परफॉर्मेंस एक्सक्यूज बाय लॉ, मान लो कोई डिस्ट्रक्शन और हो गए। अब कंडीशन और वारंटी दोनों एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस है तो बाय वर्ड्स, ओरल या रिटन में, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली स्टेटेड है। इंप्लाइड है तो बाय कंडक्ट, लॉ प्रिज्यूम कर लेती है कि ये भी एग्जिस्ट करेगी, पर क्लैरिटी किसमें होती है, हमेशा एक्सप्रेस में, इंप्लाइड की तुलना में। तो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी को नेगेट या वेव किया जा सकता है एक्सप्रेस प्रोविजन से। जो इफेक्ट एक्सप्रेस कंडीशन के ब्रीच का होगा वही सेम इफेक्ट किसका होगा, इंप्लाइड कंडीशन के ब्रीच का। तो कंडीशन ब्रीच पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, मतलब बायर गुड्स की डिलीवरी उठाने से मना कर देगा, ठीक है, और डैमेजेस मांग सकता है। वारंटी ब्रीच में बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर पाएगा, केवल डैमेजेस की डिमांड करेगा। तो पहले हम इंप्लाइड कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन है एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल का मतलब राइट। सेलर गुड्स सेल कर रहा है तो सेलर के पास कम से कम गुड्स सेल करने का राइट भी तो होना चाहिए। सेलर हैज द टाइटल ऑफ गुड्स। तो सेल में ऑन द स्पॉट ओनर से पास ऑन हो रही है, तो सेलर के पास गुड्स सेल करने का टाइटल ऑन द स्पॉट होना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल में अभी राइट नहीं है, कोई बात नहीं, सेल बनने से पहले पहले तुम एक्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेलर ने गुड्स के डिस्क्रिप्शन बायर को दी, तो अब रिमेनिंग बल्क किससे मैच होना चाहिए, उस डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। एक कोटेशन है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल बायर टू टेक बीन्स। बात पीस की हुई तो बीन्स के लिए तुम बायर को लायबल नहीं कर सकते। अगर कंडीशन ब्रीच हो रही है तो फिर बायर वही कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेगा। सब में कॉमन आंसर है, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो वो डिलीवरी उठाने से मना कर देगा और डैमेजेस की डिमांड करेगा। इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। सेलर ने बायर को गुड्स के सैंपल दिखाए, तो इंप्लाइड कंडीशन क्या है, रिमेनिंग बल्क किससे मैच होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल से, ठीक है। बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए रिमेनिंग बल्क को सैंपल से कंपेयर करने की। गुड्स फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। दोनों आ गए, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तो गुड्स दोनों से मैच होना चाहिए। सैंपल से मैच हो रहा है, डिस्क्रिप्शन से नहीं है, वाइस वर्सा, फिर बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करा देगा। इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर बायर्स पर्टिकुलर पर्पस। देखो जनरल रूल क्या है, नो इंप्लाइड कंडीशन, नो इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर बायर्स पर्टिकुलर पर्पस। भाई बायर गुड्स खरीदने जा रहा है, उसका पर्पस उसको पता है, सेलर को तो सपने नहीं आएंगे, ठीक है। तो जब तक बायर अपना पर्पस सेलर को नहीं बताकर सेलर के स्किल्स पर रिलाय नहीं करेगा, सेलर को कैसे पता चलेगा बायर को कौन से पर्पस के लिए गुड्स चाहिए। सेलर इज नो वे रेस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय बायर। इसको केवे टेम्पटर भी बोलते हैं, लेट द बायर बीवेयर, क्रेता सावधान हो। तो मतलब बायर को खुद को कहते हैं इसमें पहले अपना पर्पस सेलर को बताना चाहिए, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, वरना नहीं, ठीक है। ये इंप्लाइड कंडीशन उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होती है जब गुड्स को उसके ब्रांड नेम, पेटेंट नेम या ट्रेडमार्क से खरीदा जा रहा है, तब भी नहीं। इसको केवे टेम्पटर बोलते हैं। इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। देखो मर्चेंटेबिलिटी को किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। प्रूडेंट पर्सन, जनरल कॉमन सेंस मैन, अगर वो कहते हैं इसमें गुड्स को खरीद रहा है, मतलब वो कहता है गुड्स सेलेबल पोजीशन में, मर्चेंटेबल का मतलब सेलेबल के सेंस में, जिस पर्पस के लिए गुड्स को बनाया गया उस पर्पस को जस्टिफाई कर रहा है। मर्चेंटेबिलिटी मेनली नॉन ईटेबल्स के लिए, क्योंकि ईटेबल्स के लिए क्या बनी हुई है, होलसमनेस, खाने पीने वाली चीजें पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, खाने पीने लायक।
अगर नहीं है तो फिर कहते हैं इसमें वो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस का वायलेशन हो जाएगा। इम्प्लाइड वारंटीज, जब बायर गुड्स खरीदता है तो बायर को गुड्स का अनडिस्टर्ब, फेयर या क्वाइट पोजीशन मिलना चाहिए। सेलर ने बायर को चोरी के गुड्स बेच दिए। अब देखो कनेक्शन बता रहा हूं, ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स, साथ में ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी भी है, क्योंकि बायर को गुड्स का क्या नहीं मिला, फेयर अनडिस्टर्ब पोजीशन नहीं मिला, क्योंकि ओनर गुड्स किससे ले जाएगा, बायर से। तो बायर ने जो प्राइस सेलर को पे की थी उसके डैमेजेस मांग लेगा। इम्प्लाइड वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। देखो एग्जाम में इम्प्लाइड वारंटी पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इसके पूरे चांसेस है, केस स्टडी आज तक नहीं बनी है। तो अब इस पॉइंट का सेंस क्या है, सेलर ने बायर को वो गुड्स सेल किए जिस पे पहले से कोई ड्यूज चल रहे थे, मतलब सेलर ने उसकी सिक्योरिटी पे लोन लिया, तो बायर को जो गुड्स मिले वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस नहीं मिले, फ्री फ्रॉम ड्यूज नहीं मिले, तो बायर को जो भी पेमेंट और करनी पड़ेगी क्रेडिटर को, सेलर के क्रेडिटर को, बायर वो किससे वसूल कर लेगा बाद में, सेलर से, या प्राइस में से एडजस्ट करवा देगा। एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स में प्रोबेबल डेंजर है जो बायर को रिस्क में डाल सकता है तो सेलर को बताना चाहिए उसके बारे में, या गुड्स पे वार्निंग लिखी हुई हो, नहीं तो फिर बायर का जो भी नुकसान होगा सेलर भरेगा। ये वो केवे टेंटर वाली लाइन है, पर इसमें बस वर्डिंग क्या ऐड की है, यूसेज ऑफ ट्रेड। तो गुड्स बायर के पर्पस के अकॉर्डिंग है, अगर ट्रेड के कस्टम ये कहते हैं तो मान लो बायर ने गलत गुड सेलेक्ट भी कर लिया तो रिप्लेस हो जाएगा। केवे टेंटर, लेट द बायर बिवेयर, बायर जिस समय गुड्स खरीदने जा रहा है उसको अपना पर्पस पता है, उसके पास मौका भी होता है, तो उसको गुड्स को अच्छी तरीके से ठोक बजाकर चेक करना चाहिए। अगर बायर चेक नहीं कर रहा तो गलती किसकी है, बायर की है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी बनेगी, बायर की। ठीक है, तो लेट द बायर बिवेयर, ड्यूटी ऑफ बायर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ये सब चीजें चेक करें। सेलर क्यों बताएगा अपने गुड्स के डिफेक्ट जब तक बायर उसके बारे में पूछे नहीं। पर जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन में अब लेट द सेलर बिवेयर, हमने जितनी कंडीशन वारंटी पढ़ी है सब केवे टेम्पटर की देखो एक्सेप्शन है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये 8, सेलर ने एक्टिवली कंसील से डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सेलर के पास एक फर्नीचर है जिसमें दीमक लगी हुई है, अब दीमक लगा हुआ फर्नीचर कौन खरीदेगा, सेलर ने उस पर बढ़िया वार्निश करा दिया जिससे दीमक वाला फैक्ट हाइड हो गया और बायर को गुड्स बेच दिए। अब यहाँ बायर की गलती नहीं, बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। यूनिट थर्ड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पासिंग ऑफ रिस्क। एक सिंपल फॉर्मूला है, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। तो जिसके पास गुड्स की ओनरशिप होगी रिस्क उसी की है। सेल में ओनरशिप किसके पास है, सेलर की, तो गुड्स किस सेल में ओनरशिप किसको पास ऑन होगी, बायर को, तो गुड्स अब किसकी रिस्क पे है, बायर पे। बट एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी ओनरशिप किसकी है, सेलर की है, तो गुड्स किसकी रिस्क पर रहेंगे, सेलर की। सेलर और बायर के राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन करना है। सेलर को गुड्स की डिलीवरी देनी है, बायर को प्राइस पे करनी है। ये कब होगा, जब ओनरशिप पास ऑन हो जाए। अब ओनरशिप कैसे पास ऑन होती है, ये पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करता है, और पार्टीज की इंटेंशन का पता कैसे लगा सकते हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टी, सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच सेपरेट केस। अगर मान लो इन तरीकों से पार्टीज की इंटेंशन पता नहीं की जा सकती तो फिर तुम्हें फॉलो करना है सेक्शन 18 to 26। अभी देखेंगे, एक टॉपिक है डिलीवरेबल स्टेट ऑफ गुड्स, ऐसा गुड्स जो डिलीवर करने की स्टेट में, मतलब सेलर के साइड से गुड्स पे सारे काम कवर हो गए, कंप्लीट हो गए, तो अब बायर गुड्स की डिलीवरी उठाने के लिए क्या माना जाएगा, बाउंड माना जाएगा। तो वो गुड्स कौन से स्टेट में माना जाता है, डिलीवरेबल स्टेट में डिलीवर किया जा सकता है। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे आइडेंटिफाइड हुए थे इन डिलीवरेबल स्टेट, ये डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, इमीडिएटली ओनरशिप बायर को पास ऑन हो गई, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना उसी समय, तो गुड्स बायर की रिस्क पर है। स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं इसमें डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, तो मतलब कुछ काम बाकी है, तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। सेलर इसके बारे में बायर को इन्फॉर्म करेगा, नोटिस देगा, तब जाके बायर को ओनरशिप पास ऑन होगी।
अगर सेलर ने बायर को इन्फॉर्म नहीं किया तो अब गुड्स किसकी रिस्क पर है, सेलर की है। ये तुम्हारा मई 25 में क्वेश्चन आया था। स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, बट सेलर हैज टू डू समथिंग मोर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, वेट, मेजरमेंट्स। एक मॉड्यूल में एग्जांपल है कारपेट बिछाना, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो समथिंग मोर सेलर करके उसकी इंफॉर्मेशन बायर को नहीं देता है, तब तक गुड्स किसकी रिस्क पर है, सेलर की। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स या एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, दोनों पार्टी उस गुड्स पर एग्री है। हमने पहले पढ़ा था अनसर्टेन गुड्स के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक एग्जांपल समझो, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे को कहते हैं बड़ी सारी सामान की लिस्ट दी है रुपयों के साथ, अब वो तुम्हें सामान लेके आना है। तो तुम नॉर्मली कहाँ जाओगे, किसी ग्रोसरी स्टोर पे, जान पहचान वाले या बड़े ग्रोसरी स्टोर पे। ये बात दिमाग में इमेजिन करना, फिर जो जो होगा वही हमें यहाँ पे लगाना। तो गुड्स कौन से है, अनअसर्टेन, फ्यूचर पे मैं नहीं जाता, अनअसर्टेन गुड्स है। तो सेलर को गुड्स का असर्टेनमेंट करना है। गुड्स किसको कंफर्म करना चाहिए, जो सेलर ने डिस्क्रिप्शन दी है। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना होता है ये। गुड्स का एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, चाहे सेलर बायर की एसेंट से करे, चाहे बायर सेलर की एसेंट से। एसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। ये एसेंट कहते हैं, इसमें एप्रोप्रिएशन से पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी। तुमने सामान की लिस्ट किसको दे दी, ग्रोसरी वालों को दे दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सारा सामान सेलेक्ट किया, तुम्हें क्रॉस कंफर्म कराया, देखो बेटा ये लिस्ट का ये सामान आ गया, ये आ गया। तुमने कहा हाँ हाँ हाँ, तो दोनों एग्री हो गए ना उस गुड्स पे। बाद में प्राइस पे कर दी। अब बोल के कहते सर गुड्स ऑलराइट है, ये लो तुम्हारे रुपए, एक्सप्रेस एसेंट। बोला नहीं, सीधा पेटीएम कर दिए, इम्प्लाइड एसेंट। तुमने लिस्ट छोड़ दी, अंकल घर पे गुड्स पहुंचा देना, ये लो रुपए। तो ये एसेंट एप्रोप्रिएशन से पहले। सामने वाले ने गुड्स पहुंचा दिया, फिर जाकर तुमने कहते हैं इसमें पेमेंट की, ये एप्रोप्रिएशन के बाद है। कैसे मान लो। डीम्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, जब गुड्स किसी कैरियर या बेली, सिंपली ट्रक वाले को सेलर देता है, तो पहले गुड्स सेलेक्ट हुआ होगा तभी तो दिया जा रहा है, उसको डीम्ड एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं। 24 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल और रिटर्न बेसिस। सेलर गुड्स सेल करने की कई टैक्टिक्स अपनाता है। बायर को उसकी डिमांड के बिना गुड्स बेच देता है और कहता है सर पसंद आए तो रख लो, नहीं तो वापस लौटा देना। तो बायर को ओनरशिप का पास ऑन होगी जब बायर अपनी एक्सेप्टेंस या अप्रूवल दे दे, या बायर फिक्स टाइम है तो उसके बाद, और नो फिक्स टाइम तो रीजनेबल टाइम के बाद भी गुड्स को लौटाता नहीं, अपने पास रोक लेता है। मतलब रिजेक्शन की इंटीमेशन नहीं देता और गुड्स को अपने पास रोक लेता है। या बायर कुछ ऐसा करता है जो इक्वल टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स है, जैसे गुड्स को सब सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, समथिंग ये। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, देखो ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस से डिफरेंट है। कैश ओनली का मतलब जब तक बायर कैश पे नहीं करेगा उसको ओनर से पास ऑन नहीं होगी, ठीक। ये एग्जांपल तुम आराम से समझना, तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा। ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पर है और ये कैश सेल पर है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सेलर को बायर से अपनी कुछ डिमांड्स या कंडीशंस फुलफिल करवानी है, तो उसने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना, उसका यूज, फर्दर सेल, समथिंग ये कंजम्पशन, और गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को अपने पास क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो बायर को ओनरशिप तब तक पास ऑन नहीं होगी जब तक बायर कहते हैं इसमें क्या नहीं कर देता, सेलर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर देता। अब जैसे मेनली सेलर को बायर से क्या चाहिए, प्राइस। तो सेलर ने कह दिया रोकड़ा दो, गुड्स दो, तो जब तक बायर कहते हैं इसमें प्राइस पे नहीं करेगा तब तक बायर को ओनरशिप क्या नहीं होगी, पास ऑन नहीं होगी। तो गुड्स आज भी किसकी रिस्क पर माना जाएगा, सेलर की। तो कंडीशंस क्या है, गुड्स स्पेसिफिक है या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एप्रोप्रिएट हुआ है, मतलब असर्टेन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बायर को कब होगी, जब बायर वो कंडीशंस फुलफिल कर देगा। डीम्ड रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सेलर ने गुड्स रेलवे वालों को या शिप वालों को दिए बायर को देने के लिए, पर एक कंडीशन लगा दी, सर डिलीवरी से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। अब पूछ के क्या पूछना है,
सेलर को बायर ने पैसे दे दिए तो सेलर कह देगा गुड्स दे दो, नहीं दिए तो सेलर मना कर देगा। जैसे ही सेलर ने कंडीशन लगाई है कि फिर से मुझसे पूछना, सेलर का कंडक्ट शो कर रहा है उसने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को रिजर्व कर लिया। सेलर ने बायर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 7 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स भेजा। मतलब एक साइड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स भेजा है तो ये लग रहा है कि सेलर बायर को गुड्स देना चाहता है, पर साथ में बिल भेज दिया ताकि बायर पहले बिल को एक्सेप्ट करे या पे करे। अब जब तक बायर बिल को एक्सेप्ट या पे नहीं करेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने पास नहीं रख सकता। तो सेलर ने जैसे बिल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दोनों एक साथ भेजे, तो बिल एक साथ भेजने का मतलब है सेलर ने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को रिजर्व किया है। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। देखो जिसके पास गुड्स की ओनरशिप या प्रॉपर्टी गुड्स उसी की रिस्क पर है। सेल में ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास, तो गुड्स बायर की रिस्क पर है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी सेलर की रिस्क पर है। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट पढ़ो। गुड्स ऑलवेज रिमेन एट द रिस्क ऑफ पार्टी ड्यू टू हुज डिफॉल्ट डिलीवरी इज डिलेड। मान लो बायर ने सेलर को पेमेंट कर दी, ओनरशिप बायर की है, बायर सेलर से कंटिन्यूअसली गुड्स मांग रहा है, सेलर दे नहीं रहा, तो ओनरशिप तो बायर की थी पर अब रिस्क किसकी हो जाएगी? सेलर की। चलो मान लो गुड्स कहते हैं इसमें सेल के बाद भी सेलर के पास पड़े, तो खुले में सड़क पे थोड़ी छोड़ देगा। सेलर को गुड्स की केयर करनी चाहिए एज अ बेली, चार्जेस बायर से मांग ली। नेमो डेट कॉल्ड नॉन एबिट और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय नॉन ओनर ऑफ गुड्स। देखो दो पार्ट है, एक गुड्स को कौन बेचेगा? उसका ओनर, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय ओनर ऑफ गुड्स। इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? नेमो डेट कॉल्ड नॉन एबिट। नो वन कैन गिव विच ही हिमसेल्फ नॉट गॉट। कोई भी पर्सन वो राइट ट्रांसफर ही नहीं कर सकता जो उसके खुद के पास नहीं है। मान लो मैं कहीं से गुड्स चुरा के लाया और तुम्हें बेच दिया, तो चोरी करने पर क्या मैं गुड्स का मालिक बन गया? नहीं। तो जब मैं ओनर नहीं हूं तो तुम कैसे ओनर बनोगे? जो राइट मेरे पास ही नहीं आया वो मैं तुम्हें कैसे दूंगा? मेरे पास गुड्स हायर बेसिस पे है, हायर परचेज बेसिस पे, तो जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा मैं ही ओनर नहीं हूं। मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किए बिना ही तुम्हारे को गुड्स बेच दिए, तो जब मैं ही ओनर नहीं बना तो तुम कैसे बनोगे? अ सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम हिमसेल्फ टू बायर। ये तो नेमो डेट कॉल्ड नॉन एबिट से। तो नॉर्मली गुड्स कौन बेचेगा? जो गुड्स का ओनर है। नॉन ओनर बेचेगा तो सेल वैलिड ही नहीं है। पर एक्सेप्शनल केसेस में नॉन ओनर बेच रहा है वो सेल भी क्या मानी जाती है? वैलिड। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में। मेन कंडीशन क्या है? बोनाफाइड बायर, गुड फेथ बायर। उसे सेलर के डिफेक्टिव टाइटल की नॉलेज नहीं है, उसने अपने साइड से जो अवेयरनेस देखनी थी, जैसे गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देखा है, फिजिकल गुड्स देखे हैं, फिर ही गुड्स खरीदा है और वो प्राइस पे कर रहा है, तो वो तो इनोसेंट है। तो बोनाफाइड की बायर के केस में दो एक्सेप्शन हटा दो, मतलब एक स्टोलन गुड्स, बोनाफाइड बायर को भी कोई राइट नहीं है। हायर परचेज, वहां बोनाफाइड बायर को भी कोई राइट नहीं है। उसके अलावा बोनाफाइड बायर के केस में कहते हैं इसमें नॉन ओनर भी सेल कर सकता है। जैसे देखो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के पास या तो फिजिकल गुड्स है या उसके पेपर है, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स सेल किए, बायर बोनाफाइड है, पर मर्केंटाइल एजेंट ने जितने में सेल किए उसके पास उतने में सेल करने की अथॉरिटी नहीं है। ए ने बी से कहा 100 पर केजी से कम पर मत बेचना, बी ने सी को कहते हैं 80 पर केजी पर बेच दी। सी को नहीं पता कि ए ने क्या कहा, तो सेल वैलिड। अब मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी कितने की थी? 100 की, पर उसने उससे कम पर बेचा, तो मर्केंटाइल एजेंट इतने में बेच नहीं सकता था, उसका टाइटल डिफेक्टिव है, पर बायर बोनाफाइड है तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। सेल बाय वन ऑफ द को ओनर हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स। दो जनों ने मिलकर गुड्स खरीदा, ए और बी, गुड्स बी के पास है ए की कंसेंट से, पर बी ने ए से पूछे बिना किसी को बेच दिया। अब खरीदने वाले को क्या बताएं को ओनर है, उसने खरीद लिया तो वो इनोसेंट है। सेल बाय द पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसको एग्रीड पार्टी रिसाइन भी कर सकती है, मतलब विक्टिम जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो कैंसिल भी करा सकता है। वो कैंसिल करवाता उससे पहले डिफॉल्टर ने गुड्स किसको बेच दिए? बोनाफाइड बायर को, तो बोनाफाइड बायर इनोसेंट है, उसे गुड्स का बेटर टाइटल मिलेगा।
सेल बाय एस्टॉपल, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे गुड्स बेच रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं बोलते, तो तुम्हारा कंडक्ट क्या शो कर रहा है, तुमने मुझे सेल करने की परमिशन दे दी। वेयर ओनर इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज प्रीवियस कंडक्ट। रीसेल बाय सेलर हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, सेल के बाद भी गुड्स सेलर के पास पड़े थे, उसने सेकंड बायर को बेच दिए। तो फर्स्ट बायर सेलर से कंपनसेशन मांग सकता है, पर अब गुड्स किसके हो गए, सेकंड बायर के। सेल बाय द बायर हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब एग्रीमेंट टू सेल के स्टेज में सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए, बायर ने आगे बेच दिए। अब खरीदने वाले को क्या पता कि सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है, वो इनोसेंट है, उसे गुड्स का बेटर टाइटल मिलेगा। रीसेल बाय अनपेड सेलर, ये अगली यूनिट में कवर करेंगे। सेल अंडर अदर एक्ट, जैसे प्लेजिया पॉनी, क्रेडिटर का ही नाम है दूसरा, गिरवी पे रखे हुए थे गुड्स, अगर मान लो डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो बेचेगा, तो ओनर तो डेटर था, बेचा उसने। फाइंडर बेच सकता है, फाइंडर ओनर तो नहीं होता। ऑफिशियल रिसीवर इंसॉल्वेंट का या लिक्विडेटर कंपनी के वाइंडिंग अप में वो भी बेच रहे हैं, तो ओनर ये लोग नहीं है, पर सेल वैलिड होती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो परफॉर्मेंस में क्या है, सेलर बायर को क्या देगा, गुड्स, बायर सेलर को क्या पे करेगा, प्राइस, बस इसी के बीच में परफॉर्मेंस चलेगी। तो सेलर बायर को गुड्स देगा, तो गुड्स की तीन तरीके से दिया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस इज कॉन्करेंट कंडीशन, कैश सेल, ये साथ दे वो साथ ले। रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेलर ने पूरा गुड्स नहीं दिया, थोड़ा ही दिया, बट पार्ट डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी, सेलर देना तो पूरा ही चाहता था, पर बायर जो गड्डी लेके आया उसका साइज छोटा था और थोड़ा लेके गया, तो डिलीवरी ऑफ पार्ट अमाउंट्स टू डिलीवरी ऑफ होल गुड्स। बट वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड इन ऑर्डर टू सेपरेट देम फ्रॉम रिमेनिंग गुड्स, बायर ने पूरा पैसा नहीं दिया, सेलर ने अभी थोड़े गुड्स दिए, तो डिलीवरी ऑफ पार्ट डज नॉट अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ होल गुड्स। टाइम ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है तो उसी में, नहीं तो फिर रीजनेबल टाइम। गुड्स किसको चाहिए, बायर को, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अप्लाई कौन करेगा, बायर करेगा। प्लेस फॉर डिलीवरी, देखो एग्जिस्टिंग गुड्स कहां से डिलीवर होंगे, जहां वो थे एट द टाइम ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स जो एग्जिस्टेंस में नहीं, वो कहां से डिलीवर होंगे, जहां से वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किए जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक का खर्चा सेलर का है, ठीक है। ट्रांजिट एक्सपेंसेस किसके होते हैं, बायर के। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की तरह, जब थर्ड पार्टी बायर से एक्नॉलेजमेंट करेगा कि सर वो आपके लिए गुड्स होल्ड कर रहा है, उस समय डिलीवरी होगी। इफेक्ट ऑफ डिलीवरी टू कैरियर और बेली, तुमने गुड्स कहते हैं किसको दे दिए, कैरियर और बेली को, ट्रांसपोर्टर को, तो जैसे गुड्स कैरियर या बेली को दिए, गुड्स बायर की माने जाएंगे। तो ट्रांजिट रिस्क किसकी है, बायर की। गुड्स अगर ट्रांजिट में डेटेरियोरेट हो गया, उसको हार्म या लॉस हुआ, तो रिस्क बायर बोन करेगा। इफेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जितना डिसाइड हुआ उससे कम ज्यादा मिक्स गुड्स दिया गया, तो बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो ले ले या लेने से मना कर दे। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नॉर्मली बायर लेने के लिए बाउंड नहीं है। रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 24 जैसा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स टू सेलर, मतलब सेलर ने गलत गुड्स भेज दिए तो बायर खुद जाके सेलर को नहीं दे के आएगा, बायर बस फोन लगा के कह देगा सर अपने गुड्स ले जाओ, मैं तो नहीं दे रहा। 44 लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेलर बायर को गुड्स देने को तैयार है, बायर डिलीवरी उठा ही नहीं रहा, अब कुछ भी नुकसान हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायर। अगर सेलर को गुड्स की केयर करनी पड़ेगी तो उसके खर्चे कौन देगा, बायर। अगला लेते हैं अनपेड सेलर। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो, मैं तुम्हें इसका कनेक्शन समझाता हूं। अनपेड सेलर को सोगा में क्या मिलती है, प्राइस, तो जिस सेलर को प्राइस नहीं मिली वो कौन हो गया, अनपेड। पर काम की बात क्या थी, होल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, टेंडर्ड का मतलब ऑफर्ड।
प्राइस का अगर 1 रुपया भी नहीं दिया तो सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड। ये तुम्हारा May 25 में क्वेश्चन आया था। या फिर सेलर को बायर ने क्या दिया? कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज कंडीशन ऑफ पेमेंट कोई बिल या चेक दे दिया, पर ड्यू डेट पर वो कहते हैं इसमें बिल या चेक क्या हो गया? डिसऑनर, तो फिर सेलर को पैसा नहीं मिला, तो वो क्या है? अनपेड। अब अनपेड सेलर के गुड्स के अगेंस्ट में भी राइट होता है और बायर के अगेंस्ट में भी राइट है। तो गुड्स के अगेंस्ट में राइट पहले लेते हैं। सबसे पहला राइट ऑफ लियन। सपोज करो तुम सेलर हो, मैं बायर हूं, मैंने ड्यू डेट पे तुम्हें प्राइस नहीं दी, क्या तुम मुझे गुड्स दोगे? नहीं। तो तुमने गुड्स अपने पास क्या कर लिए? रिटेन कर लिए। इसको क्या बोलते हैं? लियन। अब लियन एक्सरसाइज करने के लिए 3 में से एक कंडीशन होनी चाहिए। गुड्स को क्रेडिट पे नहीं बेचा है, क्रेडिट पे बेचा तो उसका टाइम एक्सपायर हो गया। देखो ये लॉन्गर क्रेडिट नहीं है 2-3 साल वाली। बिजनेस में क्या होती है, जब डीलिंग होती है तो 5-7 दिन या ज्यादा महीने भर की क्या मिलती है? क्रेडिट। उस ड्यूरेशन में बायर को रिमेनिंग गुड्स बल्क से कंपेयर कर लेना चाहिए, मतलब सैंपल को बल्क से कंपेयर कर लेना चाहिए, और उसके बाद प्राइस पे कर देनी चाहिए। जब बायर प्राइस दे देगा तो सेलर उसे गुड्स दे देगा, पर बायर ने ऐसा किया नहीं, सेलर ने गुड्स दिए नहीं, या बायर क्या बन गया? इंसॉल्वेंट। तो यहाँ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर कोई सोल कंडीशन नहीं है, ये 3 में से एक कंडीशन है। तो मान लो अगर ये ना भी हुआ तब भी सेलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, थोड़ा गुड्स दे दिया, कोई बात नहीं, वो डूबा, बाकी गुड्स तो रोक ही लेंगे। टर्मिनेशन ऑफ लियन। लियन का मेन एसेंस क्या है? सेल के बाद भी गुड्स किसके पोजीशन में? सेलर के। अगर सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए तो लियन खत्म। सेलर ने गुड्स कहते हैं कैरियर या बेली को दे दिए तो डिलीवरी टू कैरियर अमाउंट्स टू डिलीवरी टू बायर, लियन खत्म। पर एक एक्सेप्शन है, अगर सेलर ने गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने के राइट को रिजर्व किया है तो सेलर चाहे गुड्स बायर को भी दे दे तो भी लियन कंटिन्यू होता है। वेवर ऑफ लियन बाय सेलर। सेलर ने बायर के कहने पर कोई यूनिक गुड्स बनाया जो मार्केट में कोई दूसरा खरीदता नहीं है, ठीक है, बायर पैसा नहीं दे रहा, सेलर गुड्स रखकर क्या करेगा? कचरा अपने यहाँ पे पड़ा रहेगा, क्योंकि वो आगे बिकता तो है नहीं। सेलर वो गुड्स बायर को देकर शूट फॉर प्राइस फाइल कर देगा। बाय एस्टॉपल। सेलर ने गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिए, या थर्ड पार्टी को बोल दिया सर कोई लियन और नहीं है, थर्ड पार्टी ने इस पे भरोसा करके गुड्स बायर से खरीद लिए, तो सेलर ही तो ये बोल रहा है लियन खत्म। सेलर अगर मान लो कोर्ट से डिक्री ऑफ प्राइस ले लेता है, तो डिक्री मिली है, डिसीजन मिला है, प्राइस थोड़ी मिली है, लियन आज भी कंटिन्यू माना जाएगा। अगर सेलर टू बायर ओनर से पास ऑन हो गई तो हम लियन वर्ड यूज लेते हैं, नहीं भी तो हम क्वासी लियन या विद होल्डिंग डिलीवरी, सेंस एक ही, गुड्स रोक लो, बस नाम अलग है। राइट टू स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट। सेलर जयपुर का है, बायर मुंबई का है, 1000 करोड़ की गुड्स की डिलीवरी सेलर एक ट्रक वाले के रूट से बायर को भिजवा रहा है, बायर ने अभी तक प्राइस पे नहीं किया, उसने कहा गुड्स मिलने के बाद दूंगा। ट्रक थोड़ा आगे पहुंचा, सेलर को इंफॉर्मेशन मिली, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो अगर गुड्स वहां तक पहुंच गए तो पैसा किसका डूब जाएगा? सेलर का। फिर बायर सॉल्वेंट और सेलर इंसॉल्वेंट। तो सेलर गुड्स को कहां रुकवा रहा है? ट्रांजिट में, रास्ते में। तो राइट टू स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट का मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है? रीगेन पोजीशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स सेलर से अलग हो गए थे, सेलर उसको वापस ले रहा है। तो सबसे पहला सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए। सेलर ने गुड्स अपने से अलग करके ट्रक वाले को दिए, कैरियर या बेली को दिए, लियन खत्म, ट्रांजिट बिगिन, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ट्रांजिट के लिए इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर सोल कंडीशन है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। गुड्स ट्रांजिट में कब तक है? सिंपल लॉजिक, देखो आगे के 2-3 पॉइंट में एक साथ इसी से कवर करा रहा हूं। जब तक गुड्स ट्रक वाले के पास है, उसने बायर को नहीं दिए, गुड्स कहां पर है? ट्रांजिट में, ठीक है। लेकिन अगर ट्रक वाले से गुड्स कौन ले गया? बायर ले गया, ट्रांजिट खत्म। या ट्रक वाले ने बायर से एक्नॉलेजमेंट कर लिया कि सर मैं आपके लिए गुड्स होल्ड कर रहा हूं, ट्रांजिट खत्म। डेस्टिनेशन पर बायर ने गुड्स ट्रक वाले से मांगे पर उसने रॉन्गफुली देने से मना कर दिया, ट्रांजिट खत्म, ठीक है। अब सेलर इस ट्रांजिट के राइट को कैसे एक्सरसाइज करेगा? सेलर ट्रक वाले को कहेगा भाई फोन लगा के गड्डी घुमा ला, तो सेलर ने अपना इंटीमेशन या क्लेम किसको बता दिया? कैरियर या बेली को, ट्रांजिट खत्म।
या फिर मान लो फोन नहीं लग रहा तो सेलर फरारी और लेके रास्ते में कहीं गुड्स रोक लेगा, एक्चुअल पोजीशन ले लेगा, ट्रांजिट खत्म, गुड्स सेलर के हो गए। लियन वर्सेस ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है? देखो एसेंस क्या है, लियन जो गुड्स का पोजीशन सेलर के पास है उसी को ही बनाए रख रहा है, रिटेन गुड्स। स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट में जो पोजीशन अलग हो गया था वापस उसको एक्वायर कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, ये जरूरी नहीं है, तीन में से एक कंडीशन है, पर वहां तो सोल कंडीशन इस ट्रांजिट में बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। एंड ऑफ राइट, जैसे गुड सेलर के पोजीशन से अलग हुआ, लियन खत्म। जैसे बायर ने गुड्स का पोजीशन ले लिया, ट्रांजिट खत्म। एंड ऑफ वंस राइट इज बिगिनिंग ऑफ अदर, सेलर ने गुड्स ट्रक वाले को दिए, लियन खत्म, पर ट्रांजिट शुरू हो गया। सेलर ने गुड्स ट्रक वाले से वापस ले लिए, ट्रांजिट खत्म, लियन बिगिन हो गया। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज मेड बाय बायर, सब सेल का मतलब है सब्सिक्वेंट सेल। सेलर ने गुड्स को सब्सिक्वेंट मतलब बायर को बेचा, बायर ने पैसा नहीं दिया, सेलर ने गुड्स पे क्या एक्सरसाइज कर लिया, लियन या स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट। अब बायर ने पैसा नहीं दिया, क्या वो खुद सेलर से गुड्स ले सकता है? नहीं, प्राइस तो देनी पड़ेगी, गुड्स कैसे मिलेंगे वरना। अब बायर ने उस गुड्स को सब्सिक्वेंटली क्या कर दिया, सेल कर दिया या प्लेस पे रख दिया, किसको? सेकंड बायर को। क्या ये बायर सेलर से गुड्स की डिलीवरी ले सकता है प्राइस पे किए बिना? नहीं। तो जब ये नहीं ले सकता तो ये कैसे लेगा? सेकंड बायर कैन नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम फर्स्ट बायर। तो पॉइंट इतना सा है, अगर मान लो बायर ओनरशिप के बेसिस पे सब्सिक्वेंट सेल कर दे या प्लेस कर दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सेलर आज भी अपना लियन या स्टॉपेज गुड्स इन राइट कंटिन्यू करेगा। अब इस सब सेल और प्लेस से दिक्कत किसको है? सेलर को। अगर वो सब सेल किससे पूछ के कर दी जाए? सेलर से। भाई फर्स्ट बायर सेलर से कहता है सर एक बकरा है, मेरे पास तो पैसे नहीं, तुम जानते हो तभी तो तुम्हें नहीं दी, इसको बेच रहा हूं, थोड़ा मेरा भी फायदा होगा और आपको भी प्राइस मिल जाएगी। सेलर कहता है तथास्तु। या सेलर ने फर्स्ट बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही दे दिए तो लियन ही खत्म हो गया, और फर्स्ट बायर ने उस बेसिस पे गुड्स किसको बेच दिए? सेकंड बायर को। तो सेकंड बायर क्या सोचेगा? कोई लियन और नहीं है। राइट टू रीसेल गुड्स, सेलर को क्या चाहिए, गुड्स या प्राइस? प्राइस। गुड्स तो उसके पास होती है। तो अगर फर्स्ट बायर प्राइस नहीं दे रहा तो प्राइस आएगी कैसे? सेकंड बायर को बेच दो, इसी को तो रीसेल बोलते हैं। तो जब तक राइट ऑफ रीसेल सेलर एक्सरसाइज नहीं करेगा तब तक उसके लियन, स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, इन सारे राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, गुड्स पेरिसेबल है, पहला बायर पेमेंट नहीं दे रहा, गुड्स जल्दी खराब हो जाएंगे, सेलर सीधा ही दूसरे बायर को बेच देगा, कोई नोटिस और नहीं देना फर्स्ट बायर को। पर गुड्स ड्यूरेबल है तो सेलर को रीसेल से पहले कहते हैं फर्स्ट बायर को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं किया तो गलती सेलर कर रहा है। अगर रीसेल अंडर वैल्यूड हुई तो सेलर वो लॉस फर्स्ट बायर से रिकवर नहीं कर सकता, रीसेल ओवर वैल्यूड हुई तो सेलर को प्रॉफिट बायर को लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो कब नोटिस देने की जरूरत नहीं है? पेरिसेबल गुड्स है या सेलर ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर इस राइट को रिजर्व कर लिया था कि देख बायर ड्यू डेट पर पैसा दे देना वरना मेरे पास बायर की लाइन लगी हुई है, मैं अगले दिन किसी और को बेच दूंगा। तो सेलर ने एक तरह से बायर को पहले से नोटिस दे दिया। तो जहां नोटिस देना है फिर भी नहीं दिया तो गलती सेलर की है, नुकसान सेलर का, प्रॉफिट बायर का। और जहां नोटिस देना ही नहीं था तो गलती सेलर की नहीं है, तो नुकसान किसका कहते हैं इसमें? बायर का, और प्रॉफिट सेलर का। अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट बायर, सेलर को बायर से क्या चाहिए? प्राइस। तो सेलर बायर पे शूट फॉर प्राइस फाइल कर देगा। नॉर्मली शूट फॉर प्राइस का फाइल होता है जब सेलर टू बायर गुड्स की ओनर से पास ऑन हो चुकी है। ठीक है, गुड्स भी बायर को दे दिए गए पर बायर पैसा नहीं दे रहा। एक एक्सेप्शन है, गुड्स की ओनरशिप अभी तक बायर को पास ऑन नहीं हुई है, इवन गुड्स का एप्रोप्रिएशन ही नहीं हुआ है, सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, बट इट वाज डिसाइडेड बिटवीन सेलर एंड बायर थ्रू एग्रीमेंट, प्राइस इज टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड सच डे अराइव्स। तो चाहे कहते हैं ओनर से पास ऑन नहीं हुए, चाहे गुड सेलेक्ट नहीं हुआ है, तब भी सेलर बायर के अगेंस्ट में शूट फॉर प्राइस फाइल कर सकता है। शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, सेलर ने बायर से कहा भाई गुड्स उठा ले,
बायर ने नहीं उठाया, अब गुड्स को कोई नुकसान हो गया तो नुकसान बायर भरेगा। सेलर ने फर्स्ट बायर को कहा कि भाई प्राइस दे दे, फर्स्ट बायर दे नहीं रहा, सेलर ने सेकंड बायर को बेच दिया पर नुकसान में बिका, सेलर उसके डैमेजेस मांग लेगा। इफेक्ट ऑफ रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर बिफोर ड्यू डेट, इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, ड्यू डेट से पहले। तो सेलर के पास दो ऑप्शन है, वो ड्यू डेट का वेट भी कर सकता है और सेलर भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। शूट फॉर इंटरेस्ट, प्राइस पर इंटरेस्ट तो बनता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो जिस दिन प्राइस ड्यू हुई उस दिन से इंटरेस्ट मांग लो, और अगर ऐसा कोई प्रोविजन एग्रीमेंट नहीं है तो जिस दिन प्राइस ड्यू हुई उसके कुछ दिनों बाद सेलर बायर को इन्फॉर्म करता है कि सर मैं इंटरेस्ट लूंगा, फिर उस दिन से मिलेगा, ड्यू होने के दिन से नहीं। बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट सेलर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन तोड़ रहा है? सेलर तोड़ रहा है। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेलर ने बायर को कहा गुड्स नहीं दूंगा, डैमेजेस ले जा। बायर कहता है ना सर, गुड्स तो स्पेसिफिक है, यूनिक है, इसका मार्केट में ऑल्टरनेट है ही नहीं, या तुम्हारे कंपनसेशन से मेरा कुछ नहीं होगा, मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। तो बायर सेलर पे शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है। कोर्ट सेलर से कहेगा भाई तेरा काम क्या था, डिलीवरी देना, तू डिलीवरी ही दे। शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दी, ठीक है, मान लो बायर को गुड्स किसी और को देने थे, उससे प्रॉफिट कमाता, पर सेलर ने जब बायर को गुड्स नहीं तो बायर किसी और को कैसे दे? जो नुकसान हुआ बायर किससे मांगेगा? सेलर से। या फिर बायर को गुड्स मार्केट से खरीदने पड़े, वो महंगे मिले, वो नुकसान भी बायर किससे मांगेगा? सेलर से। इफेक्ट ऑफ रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, मतलब इस बार एंटिसिपेटरी ब्रीच किसने किया है? सेलर ने। तो बायर ड्यू डेट का वेट भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। शूट फॉर इंटरेस्ट, बायर ने कोई एडवांस पेमेंट और कर रखा है तो उसका इंटरेस्ट मांग सकता है। शूट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय सेलर, देखो ब्रीच ऑफ वारंटी, या तो डायरेक्ट वारंटी ब्रीच हुई या बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या माना है? ब्रीच ऑफ वारंटी। तो वारंटी में क्या मिलता है? डैमेजेस। मान लो 100 का कॉन्ट्रैक्ट है, बायर का नुकसान 80 का हुआ, तो बायर को 20 तो देने पड़ेंगे, तो बायर ने क्या कर दिया? रिडक्शन या डिमिनिशन ऑफ प्राइस करवा लिया। 100 का कॉन्ट्रैक्ट और बायर का 100 का नुकसान है, तो बायर कुछ भी नहीं देगा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइस। 100 का कॉन्ट्रैक्ट और बायर का 120 का नुकसान है, तो बायर किसकी डिमांड कर लेगा? डैमेजेस की। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल देखो पब्लिक सेल होती है, अनकंडीशनल होती है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑक्शनियर क्या है? अगर वो किसी और के गुड्स बेच रहा है तो वो उसका क्या है? एजेंट है, पर खुद के गुड्स का ऑक्शन करा रहा है तो वो एजेंट हुआ ही नहीं, पर ऑक्शन सेल अनकंडीशनल है। रूल्स रिलेटिंग टू ऑक्शन सेल, मान लो ऑक्शनियर की टेबल पर दो गुड्स रखे हुए हैं, जैसे एंटिक फ्लावर पॉट, कोई खंजर, समथिंग, ये चाकू वाकू पुराना एंटिक वाला, तो क्या दोनों की एक साथ ऑक्शन हो जाएगी? नहीं। अगर गुड्स लॉट्स में डिवाइडेड है तो ईच लॉट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट मैटर, तो सेपरेट बिड फॉर एवरी लॉट। गुड्स किसको बेचे जाएंगे? हाईएस्ट बिडर को, पर हाईएस्ट बिडर ऑक्शन के कंप्लीशन से पहले पहले अपने बिड क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। अब कंप्लीशन ऑफ ऑक्शन सेल कब होगा? जब ऑक्शनियर उसका कंप्लीशन अनाउंस करे। अब ऑक्शनियर अनाउंस करे कि ऑक्शन सेल कंप्लीट हो गई है, कैसे कर सकता है? बाय फॉल ऑफ हैमर। मान लो 1 करोड़ 1 2 3 दिस गुड्स इज सोल्ड टू मिस्टर दैट, तो ये कहते हैं इसमें क्या हो गया? अनाउंसमेंट। या फिर एनी अदर कस्टमरी मैनर, मान लो हैमर नहीं मिल रहा तो क्या ऑक्शन नहीं होगी? मैंने कई मूवीज में देखा है, रुमाल गिरा देते हैं ऑक्शन कंप्लीट, गन शॉट पे ऑक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो ये कंप्लीशन से पहले पहले बायर अपने बिड क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। मिनिमम प्राइस, रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस, सेलर को लगता है मेरे गुड्स कम पर बिक गए, तो मानो मुझे 1 लाख तो मिलने चाहिए, पर बायर नालायक निकले और 10,000 से ऊपर बिड ही ना लगे और तुम हाईएस्ट बिडर को बेच दो। तो सेलर इसके लिए क्या करता है? 2 ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत में रख देता है 1 लाख, तो बायर को बिड लगानी है तो उस मिनिमम प्राइस, रिजर्व प्राइस की लगानी होगी। मान लो ये नहीं हुआ तो सेलर अपने आप को नुकसान से कैसे बचाएगा?
सेलर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन कर देता है कि भाई मैं भी बिड लगाऊंगा। राइट ऑफ बिड इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड बाय सेलर बिफोर ऑक्शन सेल। तो बायर को सोच समझ के आना चाहिए, क्योंकि सेलर की बिड लगाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसे पैसा देना किसको है, खुद को ही। तो कितने भी बिड लगाए, वो 100 रुपए की चीज के 1 करोड़ बिड लगा सकता है। तो सेलर को अगर ऑक्शन में बिड लगानी है तो पहले राइट एक्सप्रेसली रिजर्व करना होगा। अगर ऑक्शन सेल इज नॉट नोटिफाइड विद सेलर्स राइट टू मेक बिड, तो सेलर को बिड नहीं लगानी चाहिए, वरना वो अनलॉफुल होगा। चलो सेलर ने इस राइट को रिजर्व कर लिया, तो सेलर या तो खुद जाके बिड लगाएगा या ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को अपॉइंट कर सकता है, एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा बंदे अपॉइंट करने का मतलब सेलर कहते हैं क्या यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल बिड या प्रीटेंडेड बिड, ताकि डाउट ना हो ऑक्शन की प्राइस बढ़ाने के लिए। 10-12 बंदे भेज दिए, कोई भी बायर बिड लगाए, सेलर के एजेंट उसको काटते हैं, तो इससे तो ऑक्शन की प्राइस बढ़ जाएगी। कब ऑक्शन सेल बायर के ऑप्शन पे वॉइडेबल है? नंबर 1, सेलर ने नोटिफाई नहीं किया था कि वो बिड लगाएगा, फिर भी बिड लगाई। सेलर ने एक से ज्यादा एजेंट अपॉइंट कर दिए, सेलर ने प्रिटेंडेड बिड या आर्टिफिशियल बिड यूज की, तो ये तो बायर के साथ चीटिंग है। लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स रेट बाय गवर्नमेंट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है, अभी परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दिए, बायर ने सेलर को प्राइस पे नहीं की। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को बढ़ा दिया है, कम कर दिया। टैक्स रेट कोई सी भी हो सकती है, जीएसटी हो सकती है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कोई और, पहले वैट भी चलता था। तो अब अगर टैक्स रेट बढ़ी तो ये बायर का नुकसान है, बायर को इंक्रीज प्राइस पे करनी पड़ेगी, और टैक्स रेट कम हो गई तो ये बायर का फायदा है, बायर डिक्रीज रेट पे कर देगा। तो चलो यहाँ पे तुम्हारा सोगा खत्म है। सोगा 21 मार्क्स का कहते हैं इसमें चैप्टर है, मैंने सारे टॉपिक तुम्हें करवाए, तुम्हारा काम एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो बाय बाय।